साल 1857, एक ऐसा साल जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की मतलब नींव तक हिलाकर रख दी थी। बात एक ही घटना की है, लेकिन उसके नाम दो हैं। भारत में हम इसे जानते हैं पहले स्वतंत्रता संग्राम के नाम से, और अंग्रेजों की किताबों में उसे बस एक सिपाही विद्रोह कहकर समेट दिया गया। तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक कहानी की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। और देखिए, ये दो नाम, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये अपने आप में पूरी कहानी बयान करते हैं। एक तरफ ये आज़ादी के लिए छिड़ी गई पहली बड़ी जंग थी, और दूसरी तरफ बस कुछ नाराज सिपाहियों का, कह सकते हैं, एक हंगामा। नामों का यही फर्क असल में हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास को कितने अलग अलग तरीकों से देखा और हाँ, दिखाया भी जाता है। तो फिर असली सवाल यही उठता है कि 1857 की ये जो इतनी बड़ी घटना थी, क्या वो सिर्फ एक सैनिक बगावत थी या सच में हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए वो पहली एक संगठित कोशिश थी? चलिए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये जो कुछ भी हुआ वो अचानक एक दिन में नहीं हो गया। नहीं, ये तो दशकों से, सालों से अंदर ही अंदर सुलग रहे गुस्से का नतीजा था। अंग्रेजों की नीतियों ने ना धीरे धीरे एक ऐसा बारूद का ढेर तैयार कर दिया था जिसे बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी। इस गहरे असंतोष को ना हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला था राजनीतिक गुस्सा, मतलब नाराज राजा और नवाब जिनकी सल्तनतें छीनी जा रही थीं। दूसरा, आर्थिक शोषण, जिससे किसान और कारीगर पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। तीसरा, एक सामाजिक और धार्मिक डर, आम लोगों को लग रहा था कि उनका धर्म खतरे में है। और चौथा और शायद सबसे अहम, सेना के अंदर भारतीय सिपाहियों के साथ हो रहा भेदभाव। और राजनीतिक वजहों में एक नीति थी बड़ी ही दिलचस्प, जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसे लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे। और ये नियम क्या कहता था? सोचिए जरा, कि अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है, मतलब कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसका पूरा का पूरा राज्य सीधे अंग्रेजों का हो जाएगा। बस इसी एक नियम के तहत झांसी, सतारा, नागपुर, कितने ही बड़े बड़े राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए। तो जाहिर सी बात है, इन शाही परिवारों में गुस्सा तो जबरदस्त हो गई। और फिर आई वो चिंगारी जिसने उस बारूद के ढेर में आग लगा दी। ये चिंगारी थी एक अफवाह। एक खबर फैली कि जो नई एनफील्ड राइफल आई है, उसके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। अब दिक्कत ये थी कि इन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। अब आप सोचिए, ये बात हिंदू सिपाहियों के लिए भी और मुस्लिम सिपाहियों के लिए भी उनके धर्म पर एक सीधा हमला थी। और बस इसी एक मुद्दे ने उन सबको अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ खड़ा कर दिया। तो चलिए अब कहानी में उस मोड़ पर चलते हैं जब ये चिंगारी एक शोला बन गई। शुरुआत होती है मेरठ से, और ये आग फैलते फैलते पहुंचती है सीधे दिल्ली तक। और यहाँ से घटनाएं इतनी तेजी से घटी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। 10 मई मेरठ में सिपाहियों ने बगावत कर दी। अगले ही दिन 11 मई को वो दिल्ली की तरफ निकल पड़े, और सिर्फ एक दिन के अंदर 12 मई तक दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका था। और उन्होंने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। मतलब अब इस विद्रोह को एक चेहरा, एक प्रतीक मिल चुका था। दिल्ली पर कब्जे की खबर, ये खबर नहीं थी, ये तो जैसे जंगल की आग थी। जैसे ये बात फैली, देखते ही देखते कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार, मतलब पूरा का पूरा उत्तर भारत अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। तो दिल्ली इस पूरी क्रांति का जैसे दिल बन गई, इसका केंद्र बन गई। बहादुर शाह जफर वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और शायद शुरुआत में हिचकिचा भी रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान के सम्राट के तौर पर वो इस विद्रोह का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा प्रतीक बन गए। उनके नाम ने ही हजारों लाखों लोगों को इस लड़ाई में कूद पड़ने की हिम्मत दी। उधर कानपुर में बगावत की कमान संभाली नाना साहब ने, और उनके साथ थे उनके बहादुर सेनापति तात्या टोपे। कानपुर में ये लड़ाई बहुत ही कह सकते हैं भयंकर हुई। और फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनका नाम कौन नहीं जानता। याद है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली बात? हाँ, उसी नीति की वजह से उनसे उनकी झांसी छीनी गई थी। उन्होंने जिस बहादुरी से अपनी झांसी के लिए लड़ाई लड़ी, वो तो आज भी हमारी कहानियों में, हमारी कविताओं में, हमारे दिलों में जिंदा है। अब चलते हैं अवध यानी लखनऊ। वहाँ पर मोर्चा संभाला बेगम हजरत महल ने। वहाँ के लोग अपने नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाए जाने से बहुत ज्यादा नाराज थे, और इसीलिए उन्होंने अपनी बेगम का इस लड़ाई में डटकर साथ दिया। और इस पूरी लड़ाई की एक बहुत कमाल की बात पता है क्या थी? कि इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं थी। बिहार के जगदीशपुर में 80 साल के कुंवर सिंह ने जिस हिम्मत और जिस कमाल की रणनीति से अंग्रेजों को टक्कर दी ना, वो आज भी लोगों को हैरान कर देती है।
लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद, इतने बड़े इलाके में फैलने के बावजूद ये विद्रोह आखिरकार दबा दिया गया। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, और क्या इस असफलता से भी कुछ हासिल हुआ? क्या इसने भारत के भविष्य के लिए कोई नई राह खोली? चलिए इसी को समझते हैं। तो ये इतनी बड़ी बगावत आखिर फेल क्यों हुई? इसके कई बड़े कारण थे। सबसे पहली बात लीडरशिप की। विद्रोहियों की तरफ कोई एक बड़ा सेंट्रल लीडर नहीं था, सब अपने अपने इलाकों में लड़ रहे थे, जबकि अंग्रेजों के पास एक यूनिफाइड कमांड थी, एक साथ मिलकर फैसला लेने वाली। फिर बात आती है एकता की। ये विद्रोह पूरे देश में नहीं फैला, और तो और कई भारतीय राजाओं ने तो विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। और शायद सबसे बड़ा फर्क था संसाधनों का। एक तरफ थे पारंपरिक हथियार और दूसरी तरफ अंग्रेजों के आधुनिक हथियार और उनकी विशाल सल्तनत के संसाधन। मुकाबला बहुत मुश्किल था। तो हाँ, विद्रोह मैदान में तो नाकाम हो गया, लेकिन इसके जो नतीजे निकले वो बहुत बड़े और बहुत दूर तक असर डालने वाले थे। सबसे बड़ा बदलाव, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। अब भारत पर सीधा ब्रिटेन की महारानी का यानी ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया। इस नए सिस्टम को चलाने के लिए वाइसरॉय की पोस्ट बनाई गई और दोबारा ऐसा कोई विद्रोह ना हो, इसके लिए भारतीय सेना का ढांचा पूरी तरह से बदल दिया गया। ये सच में भारत के इतिहास में एक बहुत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये बात बिल्कुल सही है कि 1857 की लड़ाई भले ही जीती नहीं जा सकी, पर इसने ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी। कह सकते हैं कि इसने नींव को हमेशा के लिए कमजोर कर दिया। ये वो पहली बड़ी कोशिश थी, वो पहली चिंगारी थी जिसने लोगों के दिलों में एक देश होने की, एक राष्ट्र होने की भावना को जगाया। और यही भावना आगे चलकर आजादी के आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बनी। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि 1857 में जो आग बुझा दी गई थी, उसी की राख में दबी चिंगारी ने ठीक 90 साल बाद 1947 में आज़ादी की उस बड़ी मशाल को रोशन किया? इस पर सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है।